हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अब आप लोगों का अंग्रेजी की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें बेसिक जो टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे मैंने बहुत ही विधिवत सिंप्लीफाइड करते हुए आपको प्रस्तुत किया और बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया होगा। एक बार मैं फिर यहां दोहराना चाहूंगा कि आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो एकदम रिलैक्स होके मूव करेंगे। एक एक चीज आप नोट भी कर सकते हैं, ये हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जो भी थियोरेटिकल चीजें हैं। और नियमित अगर आप इसे वॉच कर रहे हैं तो आप 30 में 30 अंक पाने का अपना जो एक सपना है उसे भी पूरा कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन हम आपको इन टॉपिक्स से जुड़े एडवांस लेवल की अंग्रेजी को भी सामने रखेंगे। आइए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं आपके सिलेबस के। ये है सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं और इंग्लिश की बात करें तो ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। वंस अगेन, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को ध्यान रखेंगे, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है यानी कि मीनिंगफुल नहीं है तो फिर वो वाक्य नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब इसमें से हम अगर आई को काट दें, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश कहें, ये एक इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट ग्रामेटिकल प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो उसे हम वाक्य नहीं कह पाएंगे। अब किसी भी वाक्य को व्याकरणीय आधार पे दो भागों में बांटा गया है। ये बेसिक चीज है, आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना पढ़ा होगा इस जर्नी में, अपने प्रिपरेशन की जर्नी में। कमिंग टू द पॉइंट, द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज प्रेडिकेट। पहले पार्ट को हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट, इसे हिंदी में विधेय अथवा उद्देश्य कहते हैं, यानी कि वो पार्ट जो कर्ता का उद्देश्य दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, विराट प्लेज क्रिकेट। विराट प्लेज क्रिकेट। अब आप इसमें देखें कि विराट इस वाक्य का सब्जेक्ट है और विराट कर्ता क्या है। गौर करेंगे, प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। इज दैट क्लियर? देन कम्स, अब यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट को हम दो नंबर्स में बांटे हुए होते हैं, दो नंबर्स में, यानी कि द फर्स्ट वन इज नोन एज सिंगुलर नंबर, इसे हम एक वचन भी कहते हैं हिंदी में, और सेकेंड वन इज नोन एज प्लूरल नंबर, ये बहुवचन होता है, यानी कि जिसमें एक से अधिक की संख्या का बोध होता है उसे हम प्लूरल कहते हैं। और जिन वाक्यों में जिस शब्द से सिर्फ एक की संख्या का संकेत होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं। देन कम्स प्रेडिकेट। सिंगुलर और प्लूरल के बाद, फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। अब यहां पे आप देखो कि ही शब्द जो हमने यूज किया, इससे किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, तो इससे एक लड़की के गाना या एक स्त्री के गाना गाने का बोध हो रहा है। दूसरी तरफ प्लूरल यानी बहुवचन, एक से अधिक की बात करें, जैसे हम कहें कि दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, वे लोग हॉकी खेल रहे हैं। और दूसरा हम कहें कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टेट एग्जाम, इजंट इट? तो यहां पे हम सभी या आप सभी, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टेट, ये बात कहना हो, और यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सी टेट, ये बात कहना, तो आप सभी, यानी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, आप सभी लाखों स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो नेशन वाइड प्रिपेयर कर रहे हैं आज के डेट में। तो कमिंग टू द पॉइंट, सिंगुलर और प्लूरल में सब्जेक्ट हमारा बटा होता है। देन कम्स प्रेडिकेट।
Predicate is also divided into two parts. The first one is known as verb and the second is known as object. What is verb and what is object? ये दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं प्रेडिकेट को भी। वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया मैंने आपको पहले दिन भी इंट्रोड्यूस करते समय पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि क्रिया ही संपूर्ण व्याकरण का आधार होता है, मतलब कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग और द मेंशन ऑफ ग्रामर। देन कम्स क्रिया को हम आमतौर पे दो भागों में बांटे होते हैं, एक को ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे को मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, मॉडर्न इंग्लिश में इसे लेक्सिकल वर्ब कहा जा रहा है, इस नाम से हम जानते हैं। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, मैंने क्रिया चैप्टर में आपको पीछे क्लियर किया था कि क्रिया के अन्य 5 रूप भी आपको पढ़ने होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फिर इसकी भी कैटेगरी हो जाती है प्राइमरी और मॉडल, जिसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। वो एक स्वतंत्र चैप्टर के रूप में आगे हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो वर्ब के बाद जो दूसरा टॉपिक होता है, प्रेडिकेट का जो दूसरा पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, डू यू नो? ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, और ये भी दो पार्ट में बटा होता है या दो प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट which I have already pointed here, and the second one is known as indirect object. Direct object and indirect object. Are you sure? तो अब यहां पे हम एक बार डिफाइन करें, विराट प्लेज क्रिकेट, यानी कि विराट इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। प्लेज क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। और क्या करता है? तो खेलता है। यानी कि किसी वाक्य में कर्ता के आगे हम क्या लगा दें, क्वेश्चन बनाएं, पूछें, तो जो निकल के आएगा वो क्रिया होगी। जैसे विराट क्या खेलता है, गौर करिएगा, विराट क्या करता है? तो क्रिकेट खेलता है, खेलता है। और फिर उसके आगे लगाएं क्रिया के आगे कि क्या खेलता है, तो मिलेगा क्रिकेट खेलता है। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल, सिंप्लीफाइड वे टू आइडेंटिफाई वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्रमिक रूप से क्या शब्द लगा देंगे कर्ता और क्रिया के आगे क्रमिक रूप से, तो जो आउटपुट मिलता है वही आपका वर्ब या ऑब्जेक्ट हो जाता है। कमिंग टू दी पॉइंट, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस चैप्टर में इसके पार्ट्स के बाद जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है काइंड्स का, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जनरली कोई सेंटेंस 3 भागों में बटा होता है। एक को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, दूसरे को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और तीसरे को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस है क्या, या इसकी परिभाषा बहुत ही सहज है। वे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। गौर करेंगे, अभी हमने सब्जेक्ट को सेंटेंस को डिफाइन किया था इसके पिछली स्लाइड में, तो आपको बताया कि सब सेंटेंस दो पार्ट में होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और यहां पे आपको बताया जा रहा है सिंपल सेंटेंस की परिभाषा के अंतर्गत कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट को कैरी करने वाले कंटेन को या सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। वंस अगेन, जैसे हम कहें हमारी सिटी इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब इस वाक्य में आप देखिए, हम यहां से इसको डिवाइड करते हैं। इंडिया will be called subject and the rest these 4 words which cumulatively form a meaning is called predicate। ये हो गया आपका predicate, और इन टोटल को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा एक सिंपल सेंटेंस। इज दैट क्लियर?
ये टोटल सिंपल सेंटेंस हुआ। अब सिंपल सेंटेंस का प्रयोग हम आम तौर पे 5 तरीके से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम इंसान भावनाओं से बने होते हैं और अपने भावों को, विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करते हैं उनको सेंटेंस के इन्हीं 5 फॉर्मेट में प्रयोग करना होता है। आप भाषा कोई सी भी पढ़ रहे हो, कोई सी भी बोल रहे हो, लेकिन भावों को अभिव्यक्ति देने के लिए आपको जो तरीका प्रयोग करना होता है वो इस रूप में होगा। पहले को आप एसर्टिव बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस। गौर करेंगे, सिंपल सेंटेंस को एसर्टिव के प्लेटफॉर्म पे, एसर्टिव के थ्रू व्यक्त किया जाता है और एसर्टिव को हिंदी में विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विशुद्ध हिंदी में इसे हम विधानार्थक। अब विधानार्थक का मतलब जिसमें प्रत्येक शब्द अपने विधि के या पूर्व निर्धारित निर्दिष्ट स्थान पे उपस्थित हो, उनको हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ये भी 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। पहले को हम अफर्मेटिव कहते हैं और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। यानी कि कभी कभी आप कोई भी बात सहमति में या स्वीकृति में करते हो और दूसरा कभी कभी आप ना में भी जवाब देते हो। जैसे मैंने कहा, क्या आपने आज स्नान किया है? आप कहेंगे हाँ, तो ये अफर्मेशन होगा, और अगर आप कहते हो कि ना, तो ये निगेशन होगा। इसी को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये आमतौर पे नो और नॉट, लिखित में नॉट के प्रयोग द्वारा और कन्वर्सेशन में लैंग्वेज के स्टूडेंट के रूप में आप नो के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। द सेकेंड पार्ट इज नोन एज, जो दूसरा पार्ट होता है सिंपल सेंटेंस का, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। हम सामान्य बोलचाल में या दैनिक व्यवहार में बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? कब से आप तैयारी कर रहे हो? तो इसमें आप देख रहे हो कि क्या, कहाँ, कब से, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके जो भाव क्रिएट हो रहा है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंस कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आमतौर पे WH फैमिली अथवा HW फैमिली से बनते हैं। ऐसे वाक्य सामान्यतः ये 2 WH फैमिली, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, आपको पता होगा, वे सभी शब्द जो W से बनते हैं और H जिनके बाद आता है, जैसे व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, देख रहे हैं, वेयर, ये सभी शब्द HW से मतलब हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा। तो इनको हम WH और HW ओरिएंटेड टर्म्स कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव के बाद जो तीसरा टॉपिक होता है, इसमें तीसरा काइंड होता है, वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हमारा आमतौर पे आज्ञार्थक वाक्य होता है। आज्ञार्थक वाक्य सुना होगा आपने, यानी कि शब्द तो एक है आज्ञार्थक, लेकिन इसमें 3 सेंस, ध्यान रखेंगे, देयर आर 3 सेंस इंक्लूडेड इन दिस वन। इसमें 3 सेंस को एक साथ इंक्लूड किया जाता है। द फर्स्ट आज्ञा, दूसरा सलाह और तीसरा रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। इसमें ऑर्डर या कमांड बोलते हैं, एडवाइस या सजेशन बोलते हैं, और तीसरा रिक्वेस्ट या इम्प्लोर बोलते हैं। ये तीनों सेंस अंतर्निहित होते हैं, इंटरट्विन्ड होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। अब आमतौर पे आप जैसे एक एक एग्जांपल में लगे हाथ देते चलो कि आज्ञार्थक वाक्य, आप जब भी क्लास में आते हो, नर्सरी से लेकर और यहाँ तक आगे तैयारी करने तक, तो कभी भी किसी भी क्लासरूम में जाते हो या किसी के रूम में जाते हो तो शिष्टाचार ये कहता है कि मे आई कम इन, आप बोल के जाए। हालांकि इसका लैंग्वेज में अपडेटेड वर्जन शुड आई कम इन चल रहा है, इस समय ट्रेंड में है,
तो मे अथवा शुड का प्रयोग आप परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, करते हैं। ये हो गया आज्ञा लेना। अगर हम कहते हैं यस यू मे कम इन, आप आ सकते हो अंदर, तो ये क्या हुआ? आज्ञा देना। आई हैव जस्ट ग्रांटेड यू, इजंट इट, आई हैव जस्ट परमिटेड यू टू कम इन। इज दैट क्लियर? आप कहते हैं क्या मैं बैठ सकता हूं सर? मैं कहता हूं यस यू मे, आप बैठ सकते हो, तो ये आज्ञा देना हुआ। तो ध्यान रखना है, आज्ञा लेने देने के लिए इंपरेटिव हम व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है सलाह की बात। मैं कहूं आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। योर एग्जामिनेशंस और क्लोज, आपकी परीक्षाएं जो हैं वो काफी नजदीक आ गई हैं। ऐसे कंडीशंस में हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तीसरा होता है रिक्वेस्ट मोड। रिक्वेस्ट मोड, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वेस्ट? जब हम किसी काम को करने के लिए किसी से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमतौर पे ये भाव जो है प्लीज से डिनोट किया जाता है। प्लीज से, जैसे मैं कहूं प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो देयर, प्लीज डू दिस, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करें। ऐसा कभी भी, ऐसा कोई भी वाक्य आपको जीवन में बोलना पड़ता है तो आज से ये ध्यान रखेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस का इंपरेटिव पार्ट है। चौथा पार्ट जो होते हैं इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे आप इच्छा सूचक वाक्य कहोगे। इच्छा सूचक वाक्य। इच्छाएं, तो ऐसे तो कहा जाता है कि इच्छाएं अनंत है मनुष्य की, लेकिन ग्रामेटिकली इच्छाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक गुड विल और दूसरा बैड विल। एक अच्छी भावना और दूसरा बुरी भावना। अब आप सोच सकते हैं अच्छी भावना बुरी भावना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सीटेट की परीक्षा पास कर जाए, आगे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी अच्छी भावना है, गुड विशेष है, बेस्ट विशेष है। भगवान करे आप खूब तरक्की करें, भगवान करे आपकी शादी हो जाए। ये भी लोग आशीर्वाद देते समय आपके बड़े बुजुर्ग अक्सर ऐसा कहते होंगे, है कि नहीं? तो ये गुड विशेष है। व्हाट अबाउट बैड विशेष? लेट अस टॉक व्हाट अबाउट बैड विशेष। बुरी भावना क्या होती है? समटाइम्स हम, यदि कोई हमें हर्ट करता है, यदि कोई हमें इरिटेट करता है, तो हम क्रोध की भावना के वशीभूत उसे कुछ बुरी बातें भी बोलते हैं। जैसे हम झल्ला के बोलते हैं भाड़ में जाओ, गो टू हेल। ये क्या है? ये अच्छी भावना नहीं है। भगवान करे तुम्हारे पैर टूट जाए, भगवान करे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, ये क्या होंगी? तो जाहिर सी बात है ये बुरी भावनाएं हैं। अंग्रेजी में एक फ्रेज है गो टू द डॉग्स, ये आप याद कर सकते हो, गो टू द डॉग्स। अगर कोई आपसे कहे तो इसका मतलब क्या लोगे आप? इसका मतलब ये नहीं लेना जो शाब्दिक अर्थ है कि कुत्ते के पास जाओ, नो। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। गॉट इट? तो ये क्या हुआ? ओवरऑल में ये बैड विशेष हुआ। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैव टू काइंड्स, आप ध्यान रखना, ये पॉजिटिव ऑप्टेशन और निगेटिव ऑप्टेशन के लिए जाने जाते हैं। इनका एक फंडा आपको बता दें कि जो गुड विशेष होती हैं वो दो टर्म्स को लेके बनाई जाती हैं। पहला मे, फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू लीव लॉन्ग, भगवान करे आप खूब दिन जिए, दीर्घायु हो, इजंट इट? और दूसरा विश, मे से या फिर विश। जनरली अभी आज नया साल का दूसरा दिन है, आपने कल बहुत सारे लोगों को विश किया होगा, विश यू हैप्पी न्यू ईयर आपने बोला होगा। तो ये जो देखिए विश शब्द है, विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ऐसा हम करते हैं, बोलते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि पॉजिटिव ऑप्टेशंस आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय यूजिंग टू टर्म्स ओनली। Either you can use may or you can use wish. Is that clear? Now, moving towards the next one and the last one topic. This one is called exclamatory sentence. Exclamatory sentence.
यहां सेंटेंस से ज्यादा सुटेबल सेंस से है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंस। हम जो भी सिंपल सेंटेंस ऐसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि सिंपल सेंटेंस एक गन है और उसमें जो बुलेट, गन और बुलेट का जो रिलेशन है आप समझ सकते हैं, वो बुलेट को रिलीज करने के लिए ही गन को प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सेंस हमने बताए पांचों, ये बुलेट्स हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग संबंधों में इनका आपको प्रयोग करना होता है। गन आपको सिंपल सेंटेंस के रूप में मिली हुई है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से फॉर्म होती है। कमिंग टू द पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सेंस क्या होता है या सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें कुछ पर्टिकुलर एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स आए हों। एक्सक्लेमेटरी को आमतौर पे हिंदी में हम विस्मय बोधक, संस्कृत में कहते हैं, और हिंदी में आश्चर्य सूचक शब्द, यानी कि जिन शब्दों से आश्चर्य की भावना का बोध होता है उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, इन शब्दों को एक आप लिस्टिंग कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ये शब्द कुछ इस तरह के होंगे जैसे ओ, आप गौर करना, आह, ऐसे, इजंट इट, अल्लाश, हुर्रे, वाट, फाई, वेल डन, ब्रावो। These are the terms। हम इनको अलग अलग सेंस में, बट विद द सेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सट्रीम एक्सक्लेमेशन। जैसे हम कोई भी चीज देख ले जिसके नहीं देखने की कभी उम्मीद हो, तो आश्चर्य का भाव पनपना लाजमी होता है। जैसे हमने कहा कि ऐसे समझिए, जब हम किसी दुख में होते हैं, तीव्र पीड़ा में होते हैं, वेदना में होते हैं, या कहीं आज के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको मिले जिसकी शुरुआत में ही अलास आ जाए, तो आप समझ लेना कि उस वाक्य में एक्सक्लेमेशन है, दुख का एक्सक्लेमेशन है, बड़ी पीड़ा में। जैसे मायावती सेठ, अलाश, आई एम रूइंड, माई पार्टी इज रूइंड। मायावती कल कह रही थी हमारी पार्टी बर्बाद हो गई, बहुत ही दुख में कह रही थी हमारी पार्टी बर्बाद हो गई, इजंट इट। दूसरा, हुर्रे। हुर्रे का प्रयोग, ये कहीं भी अगर कोई बोल रहा है या कहीं किसी परीक्षा में लिखा मिले आपको किसी सेंटेंस में, सीधा सा मैसेज इंडिकेटर है, ये समझ जाइए कि उस वाक्य में जीतने की खुशी, विजय मिलने की खुशी, फर्स्ट आने की खुशी, टॉप करने की खुशी, ऐसा कोई भाव उसमें पिरोया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं कि हुर्रे, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ओके, हुर्रे। विराट सेड, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विराट सेड टू हिज प्लेयर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। ओके, अब देखिए, हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मैं खुश हूं, मेरा पुराना यार आ गया, मेरा पुराना दोस्त, बचपन का दोस्त आ गया है, लंबे समय बाद आ रहा है। दूसरा, दूसरे वाक्य में जो एक डायरेक्ट नरेशन के फॉर्मेट पे मैंने लिखा है कि विराट सेड टू हिज प्लेयर्स, विराट ने अपने दोस्तों से कहा, अपने साथी खिलाड़ियों से कहा, हुर्रे, मतलब बहुत खुश होते हुए, खुशी के भाव को व्यक्त करते हुए, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार के सेंस को जो कैरी करे उन टर्म्स को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंस वाले वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाट। अब वाट का प्रयोग अल्टीमेट एक्सट्रीम आश्चर्य को व्यक्त करता है। जैसे, व्हाट अ डेंजरस मैन यू आर, कितने खतरनाक आदमी हो भाई,
जब हम किसी से अनापेक्षित किसी को कुछ करते देख लेते हैं, तब हमारे मन में आएगा व्हाट ए बिग स्नेक, कितना बड़ा सांप है ये। यानी कि आश्चर्य का भाव हमारे पहले शब्द में बोलते ही दिख जाए, महसूस हो जाए। पूरे शब्दों को, पूरे वाक्य को नहीं बोलना है, तभी समझ में आ जाए वो। अच्छा, बोलते समय आपका एक्सप्रेशन, आपका चेहरा बता देता है। अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो इंट्रोगेशन का भाव होना चाहिए। अगर हम आश्चर्य की भावना को व्यक्त करें तो वो चेहरे पे, वो आंखों में आपके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये पूरा तब होता है जब उस शब्द या वाक्य के बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रयोग हो। संबोधन का चिन्ह इसे कहते हैं, एक लंबी लकीर और नीचे बिंदु। पंक्चुएशन में आगे चल के हम लोग इसे भी पढ़ने वाले हैं। कमिंग टू द पॉइंट, इसके बाद होता है वेल डन। वेल डन यानी शाबाश। जब हम किसी को शाबाशी देते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, तो कैसे कहेंगे? जाहिर सी बात है, कल को आप पास कर जाते हो, टॉप कर जाते हो सीटेट के एग्जाम में, तो आपके माता पिता तो बहुत खुश होंगे, आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। यही दो लोग बेसिकली खुश होंगे, आपके अलावा जो, ध्यान रखिएगा ये प्रैक्टिकल बात है। तो आप गौर करिए वो कैसे अपनी इस खुशी को व्यक्त करेंगे। जब आप जाएंगे, आप उनके आशीर्वाद लेंगे, उनको बताएंगे, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे? वो कहेंगे, इनकेस इंग्लिश की बात करें तो कहेंगे, वेल डन माय सन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। शाबाश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो जिला टॉप किया, तुमने तो प्रदेश टॉप किया। इज दैट क्लियर? So this type of sense which we generally use in our discourse, in our conversation is called exclamation. इसमें सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, नफरत, स्वीकृति, उदासी, अफसोस और संतुष्टि, सभी तरह के भाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ए टर्म आह, ये तीव्र वेदना को दिखाता है, विच वी हैवंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन, जिसकी हमने कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी। जब ऐसा कोई हमारे उम्मीद के खिलाफ कोई कार्य करता है, कोई एक्शन करता है, हम हर्ट फील करते हैं, तब हम इस सेंस को एक्सप्रेशन देते हैं। इज दैट क्लियर? आह के द्वारा देते हैं। इसमें एक टर्म आता है इस परिवार का, आहा। इस शब्द ही बोलने के साथ ही आपका सेंस क्लियर कर देता है। आहा यानी संतुष्टि, हृदय, मन, आत्मा जब संतुष्ट होती है किसी के किसी व्यवहार से, किसी तथ्य से, या कोई खूबसूरत दृश्य देख के, कुछ पाके जो हम बहुत दिनों से एस्पायर कर रहे थे, जिस दिन वो मिलेगा, वो संतुष्टि आपको जो फील कराएगी। आप किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पे जा रहे हो, पहली बार गए हो, वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है, फ्लावर वैलीज है, माउंटेन्स है, और स्ट्रीमिंग रिवर्स है, फ्लोइंग रिवर्स है, उनको देख के जो मन में फीलिंग आ रही है आपके ना, वो फीलिंग आहा से व्यक्त किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में किसी नैरेटर ने, किसी स्पीकर ने आहा शब्द का प्रयोग किया है, तो आप समझ लेना कि he is ultimately satisfied with the beauty of nature or with the response given to him or her by the people or by the person standing in front, isn't it? That is known as, that kind of spirit, that kind of sense is known as satisfaction. वो संतुष्टि का भाव, आहा। Is that clear? So this is all about simple sentence and its 5 kinds. यहां पे हमने सेंटेंस, उसके दोनों पार्ट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर उसके काइंड्स में सिंपल सेंटेंस के
पांचों पार्ट्स को डिफाइन कर दिया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब कल को किसी परीक्षा में ये दिखेंगे ये वाक्य तो आप जज कर लेंगे, या व्यवहारिक जीवन में सुबह से शाम तक जो कुछ भी आप 10 वाक्य बोलते हैं, इनकी कसौटी पर यही आपका क्लास वर्क होमवर्क रहेगा कि आप खुद कसो इसको कि आपने या आपके मित्र ने जो वाक्य बोला वो सिंपल के किस फॉर्मेट में है। पूरे जीवन हम 99% सेंटेंस जो बोलते हैं वो सिंपल सेंटेंस और इनके इन्हीं पांचों रूपों में होते हैं। यदि आप इनको आइडेंटिफाई करना जान जाओगे तो फिर आगे इनसे जुड़े जो सवाल होते हैं हम उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।